नंबर वन के जो भी आप उधर बिजनेस आइडिया देंगे दैट मस्ट बी इनोवेटिव, उसमें जिद्दत होनी चाहिए, नई किस्म का होना चाहिए। सेकेंडली वो आपका बिजनेस जो है वो कैनेडियंस को जॉब प्रोवाइड कर सके, उनके लिए जॉब्स क्रिएट कर सके। और तीसरी शर्त उसमें उन्होंने ये रखी हुई है कि जो आपका जो ये बिजनेस बनाने जा रहे हैं ये ग्लोबल स्केल पे compete भी कर सके। जब भी आप किसी मुल्क में इमिग्रेशन का प्लान करें तो हमेशा लीगल वेज जो है वो अडॉप्ट करें, बिल्कुल इलीगल तरीके से मत जाइएगा, जिससे पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जो है वो बदनामी भी होती है और कोई फ्यूचर भी इलीगल इमिग्रेंट्स का किसी भी मुल्क में नहीं है। सेकेंडली आपने बताया तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका स्टडीज अच्छी हैं, जितना भी गैप है वो इशू नहीं, वो डिस्कस किया जाएगा कि वो गैप किस किस्म का है, एक्सपीरियंस से वो कवर हो सकेगा नहीं, तो वो आप अपना स्टडी वीजा अपनी स्टडी की बेस पे पहले उसके थ्रू इमिग्रेशन की तरफ जाएं। हमारे साथ मौजूद इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं यासिर महमूद भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया यासिर, पाकिस्तान को वक्त दिया। क्या वाकई अब अमेरिका और बरतानिया के बाद कनाडा जाना भी बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है? कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसी जो है सुना है कि सख्त हो गई है और इसमें तब्दीलियां की जा रही हैं, और ये जो कहा जा रहा है कि जुलाई के महीने में गैर मुल्कियों को वहाँ पर वीज़ा होने के बावजूद एंट्री नहीं दी गई, तो ये गैर मुल्की तमाम दुनिया से लोग हैं या सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं दी जा रही एंट्री? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शो में इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है कि जो कनाडा, अमेरिका, यूके इन्होंने अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं इनको मज़ीद सख्त कर दिया, लेकिन इसको ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए, दिस इज़ अ फैक्ट दैट कि हर मुल्क अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ या कोई भी, तो उनको एवरी ईयर रिवाइज करते हैं। उसको सर्टन कुछ पॉइंट्स हैं जिनको वो मद्देनज़र रखते हैं, लाइक आप उनकी वो उधर लेबर प्रॉब्लम्स क्या हैं, उधर एजुकेशन सिस्टम में क्या वो चल रहा है, दूसरा उसके बाद आपका क्या वो बना रहे हैं इस चीज़ को कि आपके जो ओवर स्टेड पर्सनस हैं या असाइलम केसेस क्या हैं, या तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को अपनी पॉलिसीज़ को सामने रखते हैं। तो अभी आपने जो जैसे बात की कि कनाडा भी उन मुल्कों में, अभी आपने रिसेंटली ये न्यूज़ आई एम श्योर के चलाई होगी कि कनाडा भी अपनी पॉलिसी जो है वो रिवाइज करने जा रहा है, तो उसको मजीद सख्त कर रहा है। तो ये सर्टन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए एवरी ईयर उस चीज़ को वो रिवाइज करते हैं। और ऑब्वियसली पाकिस्तान अकेला नहीं है, जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो ये सारे मुल्कों के लिए वो इसी चीज़। यासिर साहब ये बताइएगा किस तरह की तब्दीलियां हो रही हैं इमिग्रेशन पॉलिसी में? जैसा मैंने आपको बताया कि वो इस चीज़ को मद्देनजर रखेंगे कि उनके पास असाइलम केसेस कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने या आपने विजिट वीज़ा अप्लाई किया जो कि एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए, आप वो टाइम पूरा होने के बाद वापस नहीं आते, उल्टा आप उधर या तो ओवरस्टे हो जाते हैं या आप उधर कोई असाइलम जो है वो अप्लाई करते हैं, या इवन अगर आपके पास वर्क परमिट है, टेम्परेरी वर्क परमिट्स भी होते हैं, वो भी एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं, तो आप उसमें उसको वापस नहीं आते या ओवरस्टे हो जाती है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो फिर पॉलिसीज बनाते हैं और उनके पास डाटा है कि कौन सी कंट्री के इमिग्रेंट्स जो हैं वो ज्यादा इस कैटेगरी में आते हैं। एक बड़ी कनाडा की एक एक्सप्रेस एंट्री बड़ी मशहूर रही है हालिया दिनों में, लोगों ने इसके थ्रू बड़ी इमिग्रेशन हासिल की, जो पॉइंट्स बेस इनका एक सिस्टम है, क्या उसमें भी तब्दीलियां हो रही हैं? और स्टडी वीज़ा के बारे में भी बताइएगा। जी, जो आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट बताया, एक एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है जिसको वैसे उर्फे आम में पाकिस्तान में कैनेडियन लॉटरी वीजा सिस्टम बोलते हैं। तो वो एक अच्छा तरीका है जिसमें आप अपनी प्रोफाइल, अपनी एजुकेशन, अपने स्किल्स पूरी प्रॉपर एक अपनी जो सीवी है ऑनलाइन उसको आप सबमिट करते हैं, तो कैनेडियन एम्प्लॉयर्स जो है वो आप तक रीच कर सकते हैं ऑनलाइन वेरी इजीली। लेकिन इसी के साथ आपने स्टडी पॉलिसी का बताया, स्टडी वीजा का, तो वो मैं आपको बताता चलूं कि कनाडा ने उसको भी रिवाइज कर दिया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब हम स्टडी वीजा अप्लाई करते थे कनाडा में, तो स्टूडेंट्स को 10,000 कैनेडियन डॉलर जो कनाडा में ब्लॉक्ड अकाउंट में रखने होते हैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस को मेट करने के लिए। अब उन्होंने इस पॉलिसी को रिवाइज करके डबल कर दिया। अब स्टूडेंट को 20,000 डॉलर जो है हाँ जी वो अपने ब्लॉक अकाउंट में रखने हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है और वो बहुत मुश्किल है वो नहीं अफोर्ड कर सकते। अच्छा यासिर, हमें ये भी बताइएगा कि केयर गिवर जो एक वीज़ा पॉलिसी है ये क्या है, और स्टार्टअप वीज़ा जो दिया जा रहा है ये किस तरह से हासिल कर सकते हैं? स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम कनाडा के लिए बेसिकली स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स, दोज हैव पोटेंशियल टू बिल्ड बिजनेस इन कनाडा, ये बेसिकली उनके लिए है। और इसकी 3 मेन शराइत उन्होंने रखी हैं। नंबर 1 कि जो भी आप उधर बिजनेस आइडिया देंगे दैट मस्ट बी इनोवेटिव, उसमें जिद्दत होनी चाहिए, नई किस्म का होना चाहिए। सेकेंडली वो आपका बिजनेस जो है वो कैनेडियंस को जॉब प्रोवाइड कर सके, उनके लिए जॉब्स क्रिएट कर सके। और तीसरी शर्त उसमें उन्होंने ये रखी हुई है कि जो आपका जो ये बिजनेस बनाने जा रहे हैं
ये ग्लोबल स्केल पे compete भी कर सके। तो ये 3 शराइत हैं स्टार्टअप वीजा जो कनाडा का है, और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। उसमें नंबर 1 कि आपका जो सिक्योरिटी रिकॉर्ड है वो जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास $40,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर आपके अकाउंट में होने चाहिए फॉर योर पर्सनल एक्सपेंसेस, ताकि आप उनके वेलफेयर सिस्टम पे बोझ ना बन सकें। और तीसरी चीज के प्रोफेशंसी, लैंग्वेज प्रोफेशंसी आपके पास होनी चाहिए। वो 2 किस्म की हैं, या इंग्लिश में या कनाडा में फ्रेंच लैंग्वेज भी जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो ये चीजें हैं जिनको आपने ये क्राइटेरिया में और ये कैनेडियन। और यासिर साहब केयर गिवर प्रोग्राम, ये भी बताइएगा ये क्या है? जी, केयर गिवर प्रोग्राम, इसका कंप्लीट नेम आप बोल सकते हैं, इसका कंप्लीट नेम है केयर गिवर इमिग्रेशन पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको आप सादा ज़बान में बोल सकते हैं कि ये एक ओपन वर्क परमिट है फॉर टेम्परेरी वर्क। आई रिपीट कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एक परमानेंट वर्क परमिट होता है, तो ये ओपन वर्क परमिट है बट फॉर टेम्परेरी वर्क। और इसका जो अच्छी चीज़ है, जो ज़्यादा एक अपीलिंग चीज़, वो ये है कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको नॉर्मली हम LMIA बोलते हैं, उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अच्छा। अगर आप परमानेंट वर्क परमिट ले कनाडा में तो LMIA की अप्रूवल चाहिए। इस केयर गिवर प्रोग्राम पायलट जो प्रोजेक्ट है इसमें वो नहीं चाहिए। तो इसकी शराइत क्या है? इसकी 2 मेन शराइत हैं कि CLB लैंग्वेज टेस्ट मींस कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, इसको मिनिमम 5 स्कोर्स के साथ आपने पास करना है, चाहे इंग्लिश में करें चाहे फ्रेंच में करें। और सेकंडली आपकी एजुकेशन जो है वो पोस्ट सेकेंडरी या इससे हायर होनी चाहिए। तो ये आपका केयर गिवर प्रोग्राम है कनाडा का। अच्छा, और ये कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन किसी भी सब्जेक्ट्स में आपने की हुई हो तो वो एलिजिबल हो जाएगा, या हेल्थ से रिलेटेड करना जरूरी है? नहीं, हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, बट ये एक चीज आप मैं इधर बताता चलूं कि अब दुनिया जो है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ज्यादा स्किल्ड क्वालिफिकेशन की तरफ, आपके पास कोई हुनर होना चाहिए। लाइक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, IT है, मेडिकल है, तो उसकी तरफ ज्यादा रुझान है। मैं अपने जो स्टूडेंट्स स्टडी वीजा की तरफ जो ज्यादा कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड उनका हम कोशिश कर रहे हैं उनको, जिस तरह मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो एक उनको बताने की जरूरत है कि आप बजाय एकेडमिक क्वालिफिकेशन अब आप स्किल्ड जो क्वालिफिकेशन है उसकी तरफ। अच्छा यासिर, हमें ये भी बताइएगा कि कैनेडियन वीज़ा अप्लाई करते वक्त पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं या पाकिस्तानी जो लोग हैं वो क्या क्या गलतियां करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, ख़ास ख्याल रखना चाहिए उसका? जो मैं 2 कैटेगरी में जवाब दूंगा इसका। जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली वो किसी जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हैं उन्हीं के थ्रू ही अपना जो प्रोसेस करते हैं मोस्टली, बिकॉज एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। लेकिन जो विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या फैमिली वीज़ा आप अप्लाई करते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो, स्पेशली अगर आप कनाडा की बात कर रहे हैं तो इसका दूसरे कंट्री से ज़रा जो फॉर्म्स है वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो नंबर 1 इज़ अब इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो आप कैटेगरी चूज कर रहे हैं, विजिट वीज़ा की कैटेगरी अलग है, टूरिस्ट की अलग है, फैमिली की अलग है, तो वो प्रॉपरली उसी कैटेगरी का फॉर्म जो है आपने फिल करना है, नंबर 1। नंबर 2, उसके जो टेक्निकलिटीज उस फॉर्म के अंदर हैं उनका आंसर, स्पेशली आपकी पर्सनल डिटेल, CNIC, पासपोर्ट, इशू डेट, एक्सपायरी डेट एटसेट्रा, आपके आइटिनरी प्लान वगैरह, अकोमोडेशन, इन सारी चीज़ों को आपने बड़े ध्यान से फिल इन करना है और प्रॉपर फिल इन करना है आपने इनको। उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी भी मुल्क का, स्पेशल कनाडा, तो आपने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने प्रूव करना है वीज़ा ऑफिसर के सामने। आपकी सोशल टाइज, आपकी फाइनेंशियल टाइज और आपकी फैमिली टाइज। तो इनको आप जितने मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ इसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं, वो आपने अपनी वीजा एप्लीकेशन के साथ इनको सबमिट करना है। ठीक हो गया। यासिर साहब, अगर आप 2 सवाल हैं बेसिकली, मैं उनको कोशिश करता हूं कि एक ही सवाल बना दूं उसका। एक तो ये कि कनाडा के जो ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए मिनिमम कितना फाइनेंस होना चाहिए किसी भी कैटेगरी के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो फाइनेंस ब्रैकेट क्या है? और दूसरा ये भी कि आजकल कौन सा ऐसा मुल्क है जो आप समझते हैं कि जहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ख़वातीन और हज़रात जो ख्वाहिशमंद है बैरून मुल्क सेटल होने के, उनको उसके लिए ट्राई करना चाहिए? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। नंबर 1, मैं तो सबसे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी मुल्क में इमिग्रेशन का प्लान करें तो हमेशा लीगल वेज जो हैं वो अडॉप्ट करें, बिल्कुल इलीगल तरीके से मत जाइएगा, जिससे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो है वो बदनामी भी होती है और आप कोई फ्यूचर भी इलीगल इमिग्रेंट्स का किसी भी मुल्क में नहीं है। सेकेंडली, आपने बताया तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका स्टडीज अच्छी हैं, जितना भी गैप है वो इशू नहीं, वो डिस्कस किया जाएगा कि वो गैप किस किस्म का है, एक्सपीरियंस से वो कवर हो सकेगा या नहीं, तो वो आप अपना स्टडी वीजा अपनी स्टडी की बेस पे पहले उसके थ्रू इमिग्रेशन की तरफ जाएं।
सेकेंडली, अगर आपकी स्टडी का उस तरह का बैकग्राउंड नहीं है तो आप अपना, अगर कोई स्किल है आपके पास, कोई एक्सपीरियंस है, तो आप वर्क परमिट्स के थ्रू ठीक है। जो है वो अच्छा यासिर साहब, जाते जाते हमें ये बता दें कि एक ब्रैकेट बता दें, जो सादा लोग इंसान हैं या लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कितने पैसे होने चाहिए, उसके बाद ही आप यूएस, यूके या फिर कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैं नहीं समझता कि इस क्वेश्चन का कोई भी एग्जैक्ट आंसर दे सकता है। सिर्फ ये ज़हन में रखें कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, जो आपकी फाइनेंशियल जो टाइज हैं, वो एक तो प्रॉपर होनी चाहिए, टैक्स होनी चाहिए, अगर वो टैक्सेबल है, और उसके बाद वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, आपकी ट्रांजैक्शंस हो। एक हेल्दी फाइनेंशियल अकाउंट इसके लिए दरकार है, बिल्कुल, फीस समेत और फिर सारी वो प्रोसेस समेत, टिकट समेत। यासिर साहब, जाते जाते कोई और मुल्क जो आपको लग रहा है कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जहां पर आजकल? अपॉर्चुनिटीज देखिए, मेरे नज़दीक अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, आपका बिजनेस या जॉब अच्छी है और आपका रेगुलर बेसिस पे अच्छा बैंक स्टेटमेंट मैनेज है, तो आप किसी भी मुल्क में अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है वो वेरी नाइस जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे इमिग्रेशन एक्सपर्ट साहब, और वो बता रहे थे कि किस तरह से हम बाहर जाकर और बाहर जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ गलतियां उन्होंने बताई जो अक्सर यहाँ से स्टूडेंट्स की जानिब से या वो लोग जो अप्लाई करते हैं उनकी जानिब से की जाती हैं, उन गलतियों से बचना चाहिए।